नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार चुनाव में। और बिहार चुनाव में जिस तरह की गहमा गहमी है, हमने सोचा कि कुछ वैसी शख्सियत से भी बात किया जाए जो राजनीति के अलावा जिनका कर्म जो है वो पॉलिटिक्स, साहित्य, विचार, आइडियोलॉजी इन सब से जुड़ा हुआ है और जिन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया। और ख़ास करके जो बिहार की राजनीति के दो जो बड़े प्रोटैगनिस्ट हैं, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो पिछले 3-4 दशक से बिहार की राजनीति में कांस्टेंट फैक्टर है, उन दोनों के साथ जिन्होंने काम किया हो, उन दोनों की पॉलिटिक्स, उनके व्यक्तित्व को समझा हो, उनकी आइडियोलॉजी को समझा हो, उस पे कोई बात करने वाला शख्स हो, तो हम में कई सारे नामों में से प्रेम कुमार मनी जी का नाम आया, जो कि साहित्यकार भी रहे हैं, साहित्य के कर्म में लिप्त रहे, पत्रकार भी उन्हें कह सकते हैं आप। नेता तो नहीं कह सकते, पूरी तरह से वो फुल फ्लेजेड नेता नहीं रहे, लेकिन समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे, नीतीश कुमार के मित्र रहे, लालू प्रसाद की पार्टी में भी उपाध्यक्ष रहे। तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों में भी दोनों जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की, उन दोनों में काम किया, उन जिस तरह के राजनीतिक कर्म किए। तो मनी साहब से जानेंगे कि बिहार चुनाव के दोनों शख्सियतों के किस्से, नीतीश कुमार किस तरह के व्यक्तित्व हैं, कैसे उन्होंने इमरजेंसी के बाद जो उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई उसके बाद कैसे उन्होंने टर्न लिए, क्या उनकी लिमिटेशंस है, क्या उनकी अच्छी बातें हैं व्यक्तित्व की, ये सारा कुछ समझते हैं। तो मनी साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे समझूंगा कि नीतीश कुमार को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे अच्छी बातें भी है कि नीतीश कुमार ने बिहार की स्टोरी को एक तरह से टर्न राउंड कर दिया। नीतीश कुमार की कुछ वैसी कहानियाँ आप बताएं, हमें दर्शकों को समझाएं कि जब राजनीति नीतीश कुमार की शुरू हुई और कर्पूरी जी के साथ में काम करते हुए, या फिर इमरजेंसी के बाद जिस जेपी मूवमेंट की ये लोग पैदाइश एक तरह से कहा जाता है इनको, उसके बाद किस तरह से समता पार्टी का गठन हुआ और नीतीश कुमार की क्या ऐसी खासियत है जिसको उनके व्यक्तित्व की, उनके पॉलिटिक्स की, उनकी आइडियोलॉजी की, और क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए, नीतीश जी में छात्र जीवन से ही जो मैंने उन्हें देखा है, जाना है, तो उनकी बड़ी चीज़ रही है उनकी संवेदनशीलता। भाषा के स्तर पर, कपड़ा पहनने के स्तर पर, बोलने, मिलने जुलने, साफ सफाई, सभी स्तरों पर वो उन नेताओं में रहे हैं। जैसे आप जवाहरलाल नेहरू को रख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण को रख सकते हैं, अथवा वह शफ़ाफ भाषा के तौर पर अच्छी भाषा का इस्तेमाल करने वाले, जो आजकल नहीं कर रहे हैं, यह भी मैं कह दूँ। लेकिन वह जो जिस नीतीश कुमार से हम लोग मिले, मित्र हुए, तो वह नीतीश कुमार का ऐसा व्यक्तित्व था कि जो लोगों को आकर्षित करता था। और हम लोग मित्र थे तो उसके कुछ आधार थे। उनमें एक पॉजिटिव यह था कि वह जो बोलते थे वह करने की कोशिश करते थे। समाजवादी विचार का होना, पार्टी में होना और उस संस्कार का होना अलग अलग थोड़ा सा होता है, तो उनमें एक समाजवादी संस्कार भी था। मैंने देखा है, जैसे वह जब केंद्र में मंत्री थे और उनके यहाँ उनका जो खाना बनाने वाला जो है व्यक्ति, वह नीचे बैठ करके खा रहा था और उन्होंने वहाँ डांट लगाई कि नीचे बैठ करके खाने की चीज़ नहीं है, तुम डाइनिंग टेबल पर खाओ। आदमी के खाने की जगह यह है, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाओ, साफ सफाई रखो। लेकिन वह नीतीश कुमार कह सकते हैं, यह शायद लालू प्रसाद नहीं कह सकते। जो उनका कुक था उसको उन्होंने कहा कि हाँ, कुक को कहा कि डाइनिंग टेबल पर खाओ, यहाँ खाने की जगह यह है। और यह उनका समाजवादी चरित्र है। वह जैसे कोई अब एक बार अस्वस्थ थे, उनको हुआ कि जैसे कोई उनका मसाज, बड़ी मसाज वगैरह कर, कहा कि नहीं, ये मैं आदमी से नहीं करा सकता, मैं उन्हीं से मसाज करवा सकता हूँ जिनका मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो यह छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वह नीतीश कुमार में यह है कि जो एक बड़े व्यक्तित्व को समेटे हुए होता है। लालू जी तो मसाज करा लेते और कराते भी रहे, कराते ही हैं, कराते ही हैं। उनमें एक फ्यूडल माइंडसेट है। हालांकि लालू जी और नीतीश जी के परिवार में अगर कहिए तो नीतीश जी
से ज़्यादा सर्वहारा परिवार है लालू जी का। बिल्कुल। उनके सचमुच वो है बहुत ही संघर्ष करके वो आए हैं। उस तरह के उस संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ और उसके लिए लालू जी की इज्जत भी करना चाहता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार तो एक उनके पिताजी वैद्य थे, तो कुछ कैश इनके पास आता ही होगा और उनके पास थोड़ी जगह ज़मीन भी थी नीतीश जी के पास। मैं समझता हूँ कि 15-20 बीघे ज़मीन के तो मालिक थे ही, तो वह वैसी स्थिति नहीं थी जो लालू लालू जी की प्रसाद थी। की थी। लेकिन ये जो फ्यूडल एक जो माइंडसेट होता है और व्यक्तित्व में जो लोग अपना लेते हैं, वो देखता हूँ कि लालू जी में वो बल्कि वो है, नीतीश जी में वो कभी नहीं रहा। और समाजवादी विचारों का अगर कुछ प्रभाव पड़ा होगा, हालांकि उनके पिताजी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के स्थानीय नेता थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो एक बार वो शायद एआईसीसी का चुनाव भी शायद उन्होंने लड़ा था या जीता था, हारा था मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लड़े थे जरूर, जैसे कि मेरे पिताजी बताते थे। तो वो नीतीश जी में एक उम्मीद दिखती थी कि यह जैसे नैतिकता केंद्रित उनका पूरा व्यक्तित्व रहा कि सफाई करनी है तो अपने कमरे की सफाई करते हुए भी मैंने देखा है। उनके कमरे में एक सादगी होती थी। अपने बहुत महंगा कपड़ा पहनना, महंगा चीज़ों का इस्तेमाल करना, भोजन में भी वैसी सादगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पसंद में है तो भुजिया आलू की पसंद करते, जैसे वो चावल खाएंगे तो उसना चावल जिसे मोटा चावल कहते हैं वो पसंद करते हैं। तो ये उससे पूरा व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व का भी पता चलता है। तो ये सब नीतीश कुमार में यह रहा है और इससे ऐसा लगता था कि इस आदमी के नेतृत्व में बिहार को होना चाहिए। और मैं तो बल्कि मैं ज़्यादा यह करता था कि अगर उन्होंने कोशिश की होती, अपने को मांझा होता, तो एक राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए आज उनकी ज़रूरत थी, वह स्थान उन्हें मिलता। उन्होंने खुद अपना बंटाधार किया, क्योंकि वो बंटाधार किया या फिर वो बिहार से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। वही बंटाधार, वह हमेशा लोकल बने रहने की कोशिश उन्होंने की। अपने नेशनल एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। बिहार के मामले पर बोलना, अब बम्बई में भी बोल रहे हैं तो उनके भाषण का केंद्र बिहार में रहेगा, तमिलनाडु में भी अगर बोल रहे हैं तो उनके भाषण का केंद्र बिहार रहेगा। मैंने बार बार उन्हें उत्साहित करने की कोशिश की कि वह राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वह कुछ सोचें और प्रतिक्रिया भी दें। लेकिन इससे उन्होंने पता नहीं क्यों परहेज किया, क्योंकि उनके दिमाग में एक था बिहार था कि बिहार को पहले मुझे संभालना है। यह भी था कि बिहार को, मैंने कहा कि अप्रेंटिसशिप की तरह इसको यहाँ लीजिए, आपको आगे काम करना है। और उदाहरण के लिए मैंने जब यहाँ मुख्यमंत्री हुए तो उसी समय मैंने उन्हें एक संकेत में मित्र भाव से कहा कि आपको सबाल्टर्न नेहरू बनना है, निम्न वर्गीय नेहरू के रूप में उभरना है। क्योंकि वो एलिट क्लास के नेहरू थे। बिल्कुल, सबाल्टर्न नेहरू मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था। और वह मुझे लगता था कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि उनमें थी। अच्छी भाषा, अच्छी हिंदी बोलते हैं, बिल्कुल तय समय में बोलेंगे। उनके पुराने भाषणों को पार्लियामेंट में जो बोले हैं वह टू द पॉइंट बोलते हैं। वह अनुशासन में रहना जानते हैं। वह उनके व्यक्तित्व से लेकर के बोलने चालने पूरे आप जीवन में देखिएगा, उस ग्रामर में कहीं भी कुछ याद नहीं रहेगा, उलट पुलट अराजकता का कोई भाव नहीं रहेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो 20 साल तक सीएम रहा, अभी भी सीएम है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे चीफ मिनिस्टर तो हज़ारों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। उनके करीबी जो लोग होते हैं वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की जो बड़ी बहन और उनके परिवार को देखिए, वो उसी तरह से एक सामान्य जो मिडिल क्लास की ज़िंदगी होती है उस तरह से व्यतीत करते हैं वो। बिल्कुल, कोई आज भी नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार का उधर मॉल है, उधर मकान है, उधर दुकान है, कोई नहीं कह सकता। वह है ही नहीं उनमें। वह जो एक पैसे के प्रति, देखिए हम लोग जब मार्क्सवादी या में आए थे तो मार्क्सवाद क्या सिखाता है या समाजवाद क्या सिखाता है, सबसे बड़ी चीज़ वो जो नेहरू ने भी कहा है एक जगह कि जो मार्क्सवाद से सबसे पहले क्या सीखा मैंने या समाजवाद से क्या सीखा। और मुझे याद स्मरण होता है कि आचार्य नरेंद्र देव का भी कहीं इसी तरह की कोई पंक्ति मैंने पढ़ी है
कि वह पैसे से एक विमोह, धन से विमोह, वह धन से वह निजी पूंजी का उच्छेद करता है। वह समाजवाद के पहले अगर मार्क्सवाद का है तो वह निजी पूंजी का खात्मा। बिल्कुल। तो वो पैसे से विमोह, मैं समझता हूँ कि उत्तम किस्म का की जो धार्मिकता भी है वह भी यही सिखाता है कि पैसे से विमोह। तो उस सेंस तो में वह नीतीश कुमार उस सेंस मार्क्सिस्ट। में नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है, वो पैसा, अब वह बिल्कुल व्यक्तिगत बात है, कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि पैसा छूने से मुझे वह घिन आती है, क्योंकि कितने लोगों ने छुआ होगा उसको, और तो कितने गंदे, वो पॉकेट में पैसा नहीं रख सकते, करेंसी रखने में उन्हें अच्छा, वो रखते नहीं है पॉकेट में पैसा। नहीं रखते हैं, यह उनके यह आदत में है, वह उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। वह यह नहीं कि वो जानबूझ करके कोई नाटक नौटंकी करते, कहते कि ये हमें घिन आती है। वह उनका जो साथ चलने वाले जो लोग हैं, ड्राइवर है या उनके साथ और कोई सिक्योरिटी स्टाफ है, वो कहीं उनको भूजा खाने की तबीयत हुई, कुछ और पेट्रोल भराने की ज़रूरत हुई, तो वह उसके लिए वह अपना पैसा कभी उन्होंने पॉकेट में रखते ही नहीं है पैसा। तो ये सब छोटी चीज़ें नहीं है, वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। और राजनीति में भी जब आदमी जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से जो जो व्यक्तित्व का उसका हिस्सा होता है, राजनीति में भी जाएगा आदमी, तो उसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ेगा। यही कारण है आप जो करें कि 20 साल से होने के बावजूद भी उन्होंने, वह कह सकते हैं कि जस की तस धर दीनी चदरिया, जिस तरह से आया था मैं उस तरह से मैं रहूँगा। मैं समझता हूँ कि पैसा वैसा जो उनके पास अगर कुछ होगा तो वेतन वगैरह का पैसा, उनकी पत्नी भी टीचर शिक्षिका थी, उनको भी मिलता था। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पैसा होगा तो उसके हिसाब किताब के साथ होगा। गाड़ी भी बेचते हैं तो वो एक बार देखा था बहुत पहले, गाड़ी बेचते, गाड़ी पुरानी हो गई थी तो उसको बेचना। कौन सी गाड़ी थी? वह बहुत छोटी गाड़ी, अब हम मुझे अच्छा, याद नहीं आ रहा है, मारुति छोटी वगैरह की मारुति वगैरह कोई गाड़ी थी जिसकी कीमत 1,00,000 ही थी। लेकिन वह कैश लेने के कहा कि नहीं, कैश में नहीं ले सकता। अच्छा, कैश में नहीं ले सकता, वो गाड़ी को हटाना था, दूसरी गाड़ी खरीदनी थी शायद, तो कैश नहीं हो, उन्होंने अपने जो जिसको कहा था, कहा कि कैश में नहीं ले सकते, वो जो भी है वो चेक से लूँगा, चेक से, मतलब वह ये अब तब की, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि वो आप शुचिता और साफ सफाई व्यक्तित्व में, रहन सहन में, आपके हिसाब किताब में, बैंक बैलेंस कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है, वह एक एक चीज़ का उनका उन पर नज़र रहती है। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब 96 के चुनाव की शायद बात होगी, जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे, उसके बाद उनके घर पर गया। उनका घर 2 मंजिला और कच्चा घर था। कच्चा घर, मैंने पहले कच्चा घर 2 मंजिला भी बनता था, उस पर एक कोठा जिसे कहते हैं हम लोग, तो कोठा होता था। तो बगल से गाड़ी जाती थी और हम लोग खाने बैठे तो वह थाली यूँ यूँ उसमें कंपन हो रहा था। और उस समय भी फिर उनकी नज़र पड़ी, देखे कि इलेक्शन ख़त्म हो गया था, तो कुछ पर्चे बच गए थे और कहीं कोने में रखे हुए थे। कहा कि कैसे बच गया, यहाँ क्यों यह रखा हुआ था। तो ये अब बहुत छोटी बात है यह है, लेकिन वो आदमी को इस पर नज़र है कि यहाँ क्यों रखा रह गया, और कम संख्या में था, लेकिन अब बहुत छोटी बात है, लेकिन उसके बड़े अर्थ यह रहते हैं कि ऐसी छोटी चीज़ों पर भी उनका ध्यान जाता है। आप उनके साथ बैठे हैं तो वो अगर चाय की प्याली आई है तो उस पर उनकी नज़र है कि कहीं बाहर एक आध बूंद तो उस पर कहीं नहीं है, स्वच्छता को लेकर के। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर एक मित्र के रूप में गुमान भी होता है कि ऐसे आदमी के साथ रहा है। लेकिन ठीक है, मैं भी अपने या में हूँ, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, मतभेद हुई है, कस के मतभेद हुए हैं, मतभेद होने के बावजूद भी, लेकिन मैं उसके बाद भी, किस मुद्दे पे हुआ और लड़ाई? मतभेद हुआ कि वो, मैं देखिए होता है या कि जब आदमी पावर में आता है तो उसका गुमान कुछ बढ़ता है। वह गुमान मैंने राजनीति में अनेक लोगों में बढ़ते हुए, स्टालिन में बढ़ते हुए मैंने इतिहास में देखा। इंदिरा गांधी को तो इस देश में देखा कि वह इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी थी, और 71 में जब चुनाव जीती, उनका एक थोड़ा सा उसमें रुतबा बढ़ा और उससे लगा कि अब मैं कुछ खास हूँ, अपने बल पर मैं ऐसे हूँ। 72 में कई विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं में जैसे ही उनकी पार्टी जीती, वह उनका गुमान आसमान पर चढ़ा, और उसी गुमान के कारण अपने जयप्रकाश नारायण जी, जो उनके पिताजी के मित्र थे,
उनसे मतभेद बिल्कुल। उन्होंने कर लिया। और उनसे जब रार ठान ली, अब उसके बाद क्या हुआ सब कोई जानते हैं। तो वह हुआ कि नीतीश कुमार में 2010 में जब इनको 2009 और 2010 में इन्हें सफलता मिली, 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी को इन्होंने 4 पर समेट दिया। बिल्कुल। और 1910 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें लालू प्रसाद की पार्टी को इन्होंने 21 सीटें मिली। 22 सीटों पर समेट दिया। और वह उसके बाद इनको लगा कि अब मैं शायद बिहार की राजनीति का शहंशाह हूँ। उसमें अब उन्होंने वह अपने ही पुराने वायदों को, अपने ही पुराने आचरणों को थोड़ा सा धत्ता बताने की कोशिश की। जैसे वह नीतीश कुमार की जो मजबूती हुई थी जो राजनीति में, वह मजबूती हुई थी महिलाओं का सशक्तिकरण इन्होंने किया था। वह पंचायती राज व्यवस्था में उन्हें 50% आरक्षण दिया था। अति पिछड़े वर्गों को इन्होंने 20% आरक्षण दिया था। और वह उसके कारण हुआ कि अति पिछड़ा समूह, जो सामाजिक समूह जो था, वह एक क्लास के रूप में उभरा, राजनीति में एक क्लास के रूप में उभरा। यह वही समय था कि जब केजे राव के कारण बूथ कंट्रोल रुका था, बूथ लूट जो होती थी वो रुका था। उसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ नीतीश जी को। इन्होंने अपनी राजनीति में उन्हें थोड़ा महत्व दिया और उनका वोट सुनिश्चित हुआ कि वोट दिया जाएगा, उन्हीं का वोट लूटा जाता था। और वह जब वह राजनीति नीतीश कुमार के ऐसे पक्ष में गई कि उसके बल पर उन्होंने लालू जी की पार्टी को 4 पर लोकसभा में और 22 पर विधानसभा में ला दिया। अब उन्होंने अपने ही चीज़ों को उलट दिया। पहला जो बनाया उन्होंने, इनको भूमि सुधार करना था, समान स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिए काम करना था, इनको अति पिछड़ों के उन्नयन के लिए काम करना था, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना था, इनको शिक्षा में सुधार के लिए काम करना था। जो जेपी के ज़माने से ही जो नारा था कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, इन चीज़ों को ताक पर रख करके, बगल में करके, इन्होंने सत्ता में आते ही, दूसरी बार की सत्ता में आते ही बनाया सवर्ण आयोग, ऊंची जातियों के लिए एक आयोग। इस पर मेरा मतभेद हुआ। मैंने उसका तीखा विरोध किया, कहा कि ये क्या हो रहा है। अरे सवर्ण हैं वह तो सामान्य जनरल में इसीलिए रखे गए हैं कि वह काम भर विकसित हैं। जब पूरे बिहार का विकास होगा उनका भी विकास होना चाहिए। लेकिन हम उनके लिए कोई प्रोग्राम, पूंजीपतियों के लिए हम कोई आयोग नहीं बनाएंगे, जमींदारों के लिए कोई आयोग नहीं बनाएंगे, हम बड़े नौकरशाहों के लिए कोई आयोग नहीं बनाएंगे। उनके उन्नयन के लिए कमजोर वर्गों को उठाना सरकार का काम होता है। हो सकता है बीजेपी के प्रेशर में उन्होंने किया, अब जिसके प्रेशर में किया हो, लेकिन हमारा विरोध हुआ। और उस विरोध में अब जो मतभेद होते हैं वह मैं भी अपने कह सकते हैं, आपकी तुनक मिजाज हो सकता हूँ, लेकिन मैं उतना होना चाहूँगा। मुझसे सवाल पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा कहा। हमने कहा कि मैं इसका जवाब केवल राजनीतिक मंच पर दूंगा, मैं चिट्ठी में नहीं दूंगा, मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ। उस पर हुआ कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मुझे अपने से छोड़ा नहीं, पार्टी से निकाल दिया गया। मेरी मेमोरी भी बर्खास्त की गई, रद्द की गई। तो यह हुआ, तो इसके बाद फिर कहाँ साथ रहना था, तो साथ अलग हुए। कुछ दिन अकेले रहा। लालू प्रसाद जी ने फिर कहा कि नहीं आप इसको संभालिए, तो मैं उनके साथ गया। लेकिन अब वहाँ भी मैं, चूँकि शुरू में तो उनके विरोध में ही मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ था। तो यह एक हमने यह देखा, बावजूद इसके जो पॉजिटिव है नीतीश कुमार में, एक चीज़ के लिए मैं किसी को खारिज नहीं कर सकता हूँ, वह है, उसकी तो बात करूँगा कि वह उनके व्यक्तित्व का जो एक बड़ा जो यह है कि सबको लेकर के चलना चाहते हैं। विकास का जो उनका जो एजेंडा है, उन्होंने आते ही नारा दिया कि डेवलपमेंट विथ जस्टिस, विकास न्याय के साथ, न्याय के साथ विकास होगा। तो ये सब चीज़ें थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि बिहार में शुचितावाद की ज़रूरत थी, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल को। भ्रष्टाचार पर कायदे से इधर तो नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि अनेक लोगों पर सवाल उठे हैं और उन पर उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अपने निजी तौर पर उन पर अभी भी कोई उंगली
नहीं उठा उठी है, सकता। नहीं उठी है। तो ये एक पॉजिटिव उनके जो नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्होंने जो लोग उनके साथ में रहे, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में उन्होंने पार्टी बनाई, बाद में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को डंप कर दिया, शरद यादव उनको डंप कर दिया। एक समय में जब आप लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ तो ललन सिंह भी अलग हो गए, आरसीपी अलग हो गए। तो जब भी नीतीश कुमार को ये लगता है कि ये सारे लोग जिनके साथ उन्होंने काम किया वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं, या फिर उनकी जो बनाई हुई राजनीति की लकीर है उसको इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उनको वो निकाल देते हैं। अब यह है, यह जो आप कह रहे हैं इसमें एक सच्चाई है। पहली चीज मतलब वो ऑटोक्रेटिक भी उनमें आप एक कुछ कह सकते हैं। वो कर्पूरी जी ने दूसरी पीढ़ी बनाई थी राजनीति में, एक दूसरा मोर्चा बनाया हुआ था कि मैं न रहूँगा तब भी कुछ लोग काम करने के लिए हुए। 5-6 आदमी थे, लालू जी थे, नीतीश जी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे और अनेक लोग थे, जाबिर हुसैन थे। ये सब लोग थे कि जो उनकी अनुपस्थिति में एक मोर्चा संभाल सकते थे। और कुछ लोगों का नाम मैं हो सकता है कि मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन नीतीश जी और लालू जी ने दोनों ने कोई दूसरी पीढ़ी नहीं बनी, दूसरा मोर्चा नहीं बनाया। और लालू जी ने बनाया तो अपने बेटे को बनाया, बेटी को बनाया। आज उनके बेटे हैं। कोई राजनीतिक कोई दूसरी पीढ़ी नहीं बनाई कि जैसे कर्पूरी जी ने बनाई थी। कर्पूरी जी ने अपने बेटे बेटी को नहीं बनाया था, उन्होंने इन लोगों को खड़ा किया था। वो अपने परिवार से, अपनी जाति से नहीं खड़ा किया था। ये लोग उनके कोई बिरादरी जाति के नहीं थे, उनके परिवार के नहीं थे, लेकिन सब लोगों को तैयार किया था। रामविलास जी का जैसे नाम छूट रहा है, बड़ा नाम है। तो अब रामविलास जी मुख्यमंत्री हो सकते थे, लालू जी, नीतीश जी सब हो सकते थे, हुए भी। मैंने सब लोगों ने बड़े मुकाम हासिल किए। ये सब की ट्रेनिंग तो सबको तैयार किया कर्पूरी जी ने। इन लोगों ने क्यों नहीं किया? इन लोगों ने किया तो कुछ ऐसे लोगों को किया जिस राजनीतिक महत्व उस तरह से मिला नहीं। आपने जिन लोगों की अभी चर्चा की, जो या उनके दल में दिखते हैं, तो वो कहते हैं लोग कि ये लोग राजनीतिक नहीं हैं, ये लोग उनके चरगट्टे के रूप में, मतलब एक उनके चौकड़ी के रूप में उसको बहुत लोगों ने कहा भुंजा पार्टी, भुंजा पार्टी का, भुंजा पार्टी के सदस्य, भुंजा पार्टी का सदस्य का कोई चौधरी, संजय झा, हाँ नाम मैं नहीं व्यक्तिगत रूप से लेना चाहूँगा, लेकिन अब इन लोगों को कोई पॉलिटिकल रूप से नहीं देखता है, भुंजा पार्टी के रूप में, चरगट्टे के चौकड़ी के रूप में कहता है। आपने क्यों नहीं किया? कैसे यह हुआ? और आप अपने मित्रों से कैसे दूर भागते गए? अपने कोई इसमें से किसी के प्रति, न समाजवाद के प्रति, न किसी नैतिकता के प्रति कोई जुड़ाव नहीं है। केवल अपने सत्ता राजनीति में, हाउस में चला जाऊं, मंत्री बन जाऊं, इस पावर में रहूं, पावर के प्रति समर्पण है, उसके प्रति प्रतिबद्धता है। किसी को, आम आदमी के प्रति, उसके उत्थान के प्रति, जो गरीबों की राजनीति करते, उसके प्रति किसी में कोई प्रतिबद्धता नहीं है। यह अफसोसजनक बात है और यह बड़ी गंभीर बात है। कभी कभी इस पर बहुत रुआंसा होता हूँ मैं कि इसमें से कोई आदमी नहीं है कि जो उन समाजवादी आदर्शों को, जिसके लिए कभी जयप्रकाश नारायण ने, जब यहाँ इसी बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उसका बड़ा आधार था। अब क्या हुआ कि वे सारे आदर्श जिसको नरेंद्र देव ने, लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने, कर्पूरी ठाकुर ने स्थापित किया था, उसका नाम लेवा सारी बात होती है तो जात पात पर सिमट जाती है। कोई आज अगर यह करेगा तो समाजवाद का क्या है, समाजवाद जानते भी नहीं है लोग। मार्क्सवाद से उसका क्या जुड़ाव है जानते भी नहीं है। क्या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है नहीं जानते हैं लोग। अब ये बड़ा से बड़ा नेता, जिन लोगों की अभी चर्चा की, आप कह दीजिए कि जरा सा समाजवाद पर एक टिप्पणी कर दीजिए 4 लाइन की, वो नहीं कर सकते हैं। क्या, व्हाट इज सोशलिज्म, क्या है सोशलिज्म, क्या है समाजवाद, क्या है मार्क्सवाद, कुछ नहीं जानते। एक सवाल, जो नीतीश कुमार का जो ग्राफ था, वो लोग कहते हैं कि 2020 के बाद, जो 2020 के बाद का जो उनका टर्म है,
नीतीश कुमार का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो काम जिसको भी हम कहते हैं कि बिहार में उन्होंने एक नई लकीर खींची डेवलपमेंट या क्राइम को रोकने के लिए, लेकिन 2020 के बाद के नीतीश कुमार वो काफ़ी लगता है कि पावर के लिए, सत्ता के लिए वो किसी भी तरीके से गद्दी पे बने रहें, इसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़, उन्होंने तमाम तरह के कॉम्प्रोमाइज़ किए, इस दल से उस दल में अलायंस में चले जाना। उसके बाद आज की तारीख में तो लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट ही कुल मिला के सरकार चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार का आपको लगता है कि ग्राफ या फिर गिरने की शुरुआत की वजह क्या है? देखिए, इस बीच तो मैं उनके साथ हूँ नहीं, उनकी राजनीति के साथ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बिहार में हो रहा है तो देख तो रहा ही हूँ, और ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ कि अनजाना हूँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि एक डिटैचमेंट होना चाहिए राजनीति से भी, सत्ता से भी, एक व्यक्ति का। एक मित्र के तौर पर भी वो कहते थे, और सार्वजनिक रूप से भी इन्होंने भाषण में भी कहा है कि मुझे बस एक टर्म चाहिए। 2020 में तो उन्होंने कहा कि अंतिम है, और या 5 में उन्होंने कहा कि मुझे एक टर्म चाहिए। 4.5 साल में उनके भाषण से मैं कह रहा हूँ, 4.5 साल में शेर शाह ने भारत के इतिहास पर एक लकीर खींच दी थी, इसी हमारे बिहार से था। और मैं बहुत दिनों के लिए नहीं, मैं 5 साल में बिहार को पटरी पर ला दूंगा। 5 साल वो उनको मिला और उन्होंने बहुत अच्छा किया। होता यह है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं, रोग निरोधक दवाइयाँ, जिसे मैं कहते हैं कि वो उन्हें 5 दिन चलना चाहिए, एंटीबायोटिक दवाइयाँ। तो उन्हें 5 दिन का अगर कोर्स है, उसको 15 दिन चला दीजिएगा तो हर्ज करेंगे, हर्ज करने लगता है। 5 दिन तो बहुत वह रोग निवारक होता है, लेकिन 5 दिन के बाद जब चलाइएगा तो नुकसान करने लगता है। तो देखिए, कभी कभी नीतीश जी को मैंने कहा था कि बस 5 साल के बाद आप राष्ट्रीय राजनीति में आ जाए। तो राष्ट्रीय राजनीति में तब आते कि जबकि बिहार की राजनीति में दूसरी पीढ़ी को समर्पित कर देते। अब पुराने इतिहास से मैं बात करता हूँ, चंद्रगुप्त के प्रति जो हमारे मौर्य डायनेस्टी में था, उसका 23 साल सत्ता में रहने के बाद उसने खुद से सत्ता छोड़ दी, और वह चला गया और सलेखना करके वो मर ही गए। बड़ी श्रद्धा है उसके प्रति। उन्हीं का पोता था अशोक, महान कहते हैं लोग, लेकिन मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ कि वह ऑफिस में मरा, मतलब राजा रहते हुए मरा। वह पुरानी बात है, मैं छोड़ देता हूँ, राजतंत्र की बात है। इनका अफ्रीका में जो अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला, 5 साल के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रहूँगा। अमेरिका में वाशिंगटन ने कहा कि मैं हमेशा के लिए नहीं रहूँगा। फिर बाद में वह बना कि 2 साल के बाद, 2 टर्म के बाद कोई नहीं रहेगा। कुछ तो यहाँ बनाना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि 2 टर्म के बाद कोई भी अगर बनता है तो वो अपना ही अहित करता है, किसी से भी नहीं संभलता है। किसी से, नेहरू का पतन शुरू हो गया था 2 टर्म के बाद, उनको 62 में हट जाना चाहिए था। 62 में अगर वो हट गए होते तो नेहरू की उस तरह की बदनामी नहीं होती। स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था। अब जिन कारणों से हूँ, लोग आते हैं, लेकिन मेरा अपना मत है कि लंबे समय तक रहने से कुछ तो कमजोरियां विकसित होंगी ही। यह जिन कमजोरियों की आप नीतीश कुमार में चर्चा कर रहे हैं, ये सारी विकसित हुई उनके ज़्यादा समय तक रहने से। ये इतना तो डिटैचमेंट होना चाहिए था, अलगाव होना चाहिए था, एक अनासक्ति का यह भाव एक होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। इस चुनाव में आपको क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की अगर वापसी फिर से हो जाती है तो बिहार की राजनीति में आपको लगता है कि कोई जनरेशनल शिफ्ट होगा, या फिर नीतीश कुमार को जैसे कि महाराष्ट्र का मॉडल बीजेपी ने था कि वो हटा दिया, लास्ट में नए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, तो नीतीश कुमार आपको लगता है उनका फ्यूचर कैसा आपको दिख रहा है? महाराष्ट्र वाली बात यहाँ नहीं हो सकती है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, वो लोग शायद राजनीतिक समीकरणों को क ख ग भी नहीं जानते हैं। आज की केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार के बिना केंद्र की सरकार लुढ़क जाएगी। महाराष्ट्र में जो हुआ उसके कारण वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे ठाकरे, कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ
स्पष्ट बहुमत नहीं है केंद्र सरकार में, वहाँ ज़रूरत है उनकी, और यहाँ कुछ नहीं वो करेंगे। वह नीतीश कुमार अगर अगर हैं, वो चाहेंगे तो, और सरकार बनाने की स्थिति में अगर आती है एनडीए, तो वो चीफ मिनिस्टर वो बनेंगे। हाँ, नहीं चाहेंगे तो उनकी मर्जी है, नहीं बनेंगे। अब वैसे में क्या होता है मैं नहीं कह सकता, वो अनुमान में नहीं दे सकता। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि वह नीतीश कुमार को वो घोषित करें वगैरह वगैरह, वो समय हमें, मुझे लगता है कि राजनीति का ककहरा भी नहीं जानते, वो नहीं कर सकते महाराष्ट्र का। तोड़ नहीं सकते, मान लिया कि 12 एमपी हैं, उसमें से बीजेपी तोड़ अब नहीं सकती। यह तो तोड़ सकते हैं, कोई मर जाएगा, कोई टूट जाएगा, ये तो थोड़ा सा ये की बात होती है। लेकिन ऐसे कैसे नहीं, संभव नहीं। अगर होगा तो इसका अब कुछ का कुछ हो जाए तो नीतीश कुमार ही बीजेपी में शामिल हो जाए। अब यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसे मुझे जो दिख रहा है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी की ज़रूरत केंद्र में भी है, और वैसी स्थिति में वह बिहार में इनको छेड़छाड़ नहीं करेगी। और लड़ाई दोनों के अभी जो एनडीए और जो महागठबंधन में है, वो कांटे की लड़ाई है। पिछली बार भी कांटे की लड़ाई थी। अब इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यह लड़ाई कांटे की पिछली बार भी थी, इस बार भी लड़ाई है कांटे की। और मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं चुनावी कोई भविष्यवाणी कर दूँ, लेकिन वो एक पिछली बार से जो फेवर में दिखता है जो एनडीए के लिए, वह यह है कि वह चिराग पासवान पिछली बार अलग लड़े थे, उसके कारण कुछ सीटों का नुकसान हुआ था। वह मुझे लग रहा है कि इस बार नहीं होगा, इसलिए शायद वो इनके लिए मुश्किल उतनी उस तरह से नहीं होगी, उतना टफ शायद ना हो। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि वो महागठबंधन की चुनौती भी कड़ी चुनौती है। हर जगह मैं देख रहा हूँ, जैसे यह सोन के दोनों तटों पर आज भी महागठबंधन बहुत मजबूत है। पिछली बार भी मजबूत था, इस बार भी मजबूत है, और ज़्यादातर सीटें उला रही है। एक बात बताइए कि बीजेपी का जो फ्यूचर है बिहार में, बीजेपी की जो लीडरशिप है, क्योंकि आपने पुराने दौर को भी देखा है, आज के दौर को भी देख रहे हैं। कैलाशपति मिश्रा ने एक बार कहा था कि जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुने जाने वाली बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लिए चुन लिए जाते हैं या एनडीए उनको चुन लेता है, तो बीजेपी का कोई लीडरशिप बिहार में कल्टीवेट नहीं होगा। और वैसा दिखा भी कि भाई सुशील मोदी बीजेपी के एक एक्सेप्टेबल लीडरशिप थे, नीतीश कुमार से थोड़े कम थे, लेकिन सुशील मोदी के जाने के बाद की जो बीजेपी है उसमें तो कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि प्रॉमिसिंग दिखता हो, जो नीतीश कुमार के कम से कम कंधे तक भी पहुंच सके। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। और बीजेपी के पास सचमुच आज कोई नेता नहीं है। सच पूछे तो बीजेपी की ज़मीन बिहार में थी भी नहीं, और आज से नहीं, पुराने ज़माने से इसकी जो भी बिहार के इतिहास को जो जानते हैं, वह बुद्ध के ज़माने से, कबीर के या मध्यकाल में, और इस ज़माने में आप देखिए कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन यहाँ, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, 39 में कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ उसकी स्थापना हो जाती है। 30 के दशक से यहाँ किसान मूवमेंट शुरू हो जाता है, पिछड़े किसानों का त्रिवेणी संघ मूवमेंट यहाँ शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले ज़मींदारी उन्मूलन यहाँ हुआ है, और ये ऐसी पृष्ठभूमि है कि इसमें कहीं भी बीजेपी जैसी एक जो संकीर्ण सोच के राजनीतिक दल के लिए बहुत स्पेस यहाँ नहीं बनता है। वो स्पेस बनता कैसे है कि वो प्रतिक्रिया में, जैसे जेपी मूवमेंट के बाद भी जो जनता पार्टी में लोग थे, तो उसके माध्यम से आ गए, अभी नीतीश कुमार के माध्यम से आ गए। नीतीश कुमार के माध्यम से पहली बार जो मैं समझता हूँ कि 1995 में जो बीजेपी को सीटें आई थी, मैं समझ रहा हूँ कि 40 के आसपास थी, और ज़्यादातर सीटें छोटा नागपुर में आई थी, जो आज झारखंड है।
जो ये अभी का बिहार है, इसमें उस समय भी सीटें कम थीं। नीतीश कुमार के साथ जब हुए, नीतीश कुमार के साथ जब हुए 96 में पहला चुनाव लड़ा गया, तो 6 सीटें मिली थी हम लोगों को, मैंने जो समता पार्टी थी, और 18 सीटें बीजेपी को मिली। और वहीं से ग्राफ थोड़ा बीजेपी का बढ़ता चला गया। और नीतीश कुमार के साथ रहने से उनका विकास तो धीरे धीरे हुआ ही, लेकिन बावजूद उनके कोई नेता उस तरह का भी नहीं बना जिस तरह से मोदी जी थे, सुशील मोदी थे। यह तो बात है, आज भी कोई नेता उस तरह का नहीं है, जो ऊपर से थोप दिए जाते हैं वही होते हैं। चूँकि आप साहित्यकार भी हैं, रचना करते रहे हैं, लेखन करते रहे हैं, जो बिहार का एक समय में साहित्य का परिवेश था, जिसमें नागार्जुन, रेणु, बड़े बड़े लेखक यहाँ की धरती से हुए, आज के लेखन के परिदृश्य को कैसे आप देखते हैं? क्या उस तरह की रचना लिखी जा रही है, उस तरह के लोग एक्टिव हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, या फिर वो पीढ़ी के साथ धीरे धीरे खत्म हो रही है, अरुण कमल और उसके बाद की पीढ़ी उस तरह से लेखन नहीं कर रही? अब ये तो सीधे अब राजनीति से आपने सीधे उतार दिया साहित्य के या पर। नहीं, बिहार में लिख रहे हैं आज भी, कुछ अच्छे लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग लिख रहे हैं, कविताएं भी लिखी जा रही हैं, गद्य भी लिखा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक घटाटोप था जो शीत युद्ध के समय में और विचारों का, उससे मुक्त होकर के नौजवान लोग लिख रहे हैं। और कई जो यहाँ जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं, अब मैं देख रहा हूँ कि उसमें अंचित हैं, तो मुसाफिर बैठा हैं, तो प्रत्युष चंद्र मिश्र हैं, तो प्रणय प्रियंवद हैं, अरुण कुमार हैं, कुमार मुकुल हैं, और ऐसे कई दर्जनों नाम मैं ले सकता हूँ जिनको पढ़ता रहता हूँ और वो लोग अच्छा लिख रहे हैं। यह रचनात्मक भाव से कह सकता हूँ कि आज वह किसी वैचारिक गिरोह में उस तरह से बंधे नहीं हैं जैसे हमारे ज़माने में कुछ खेमेबाजी होती रहती थी। लेफ्ट के लोग प्रगतिशील लेखक संघ, किसका खेमा था उस जमाने में? प्रगतिशील लेखक संघ है, तो जनवादी लेखक संघ है, तो उसे फिर नक्सली जो मिजाज के हैं तो उनका जन संस्कृति मंच है। ये सबसे थोड़ा इन लोगों का पतन मतलब वह ध्वस्त हो गया है। तो वो इसलिए कि राजनीति में भी वो ध्वस्त हुआ है, तो उसकी परछाई एक तरह से देख सकते हैं। लेकिन अपने समकाल के अंतर्विरोधों और मिथ्याचार पर टिप्पणी करना वो जानते हैं, वो हमारे आज के रचनाकार हैं, वो जानते हैं कि हम अपने समय को कैसे देखें, हमारे समय में क्या घटित हो रहा है, उसके पाखंड क्या हैं। वह कविता, कहानी, गद्य इन चीज़ों में आ रहा है उभर करके, वह मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ। यह नहीं है कि वह बिहार से वह एक आपने क्योंकि बिल्कुल राजनीति पर बात करते करते बिल्कुल साहित्य पर बात कर दी, यह तो अच्छा, मेरे लिए तो अच्छा है कि यह थोड़ा नए मिजाज पर नई चीज़ों पर यह करूं। लेकिन यह बिहार में एक चीज़ मैं देखता हूं कि वह साहित्य हो या राजनीति हो, यह दोनों में एक लिंक मैं ऐसे देखता हूं कि जो मध्यकाल में धर्म का जो स्थान था, धर्म केंद्रित सारे जो रचनाकार थे वो धर्म केंद्रित होते थे, वही स्थान आज राजनीति का है। जो अराजनीतिक है, अपने जो लेखक अपने को अराजनीतिक कहता है कि मैं राजनीति से हेट करता हूँ, परहेज करता हूँ, वह समझे कि कुछ पाखंड करता है, वो भी राजनीति कर रहा है। वह एक बड़ी बहुत सूक्ष्म स्तर की और गाढ़ स्तर की जिसे राजनीति करता हूँ, कुटिल राजनीति कर रहा है और दूसरों को वह बहकावे में डालना चाहता है। राजनीति से आज आप निरपेक्ष नहीं रह सकते। हमारे चारों ओर अगर कुछ घट रहा है, हमारे जो सूचना के तंत्र दुनिया भर में जो हो रहा है, अब हम लोग जब नौजवान थे, मेरे नाम तेरे नाम वियतनाम वियतनाम करते, वियतनाम हमारे घर में नहीं था, हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। अब आज गाजा में कुछ हो रहा है तो हम उससे संवेदित होते हैं, उस पर दुखी होते हैं, सोचते हैं कैसे हम उससे परहेज करेंगे, नहीं कर सकते हैं।
चूँकि एक वैश्विक दुनिया हुई है, पूरी दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है, उसे आजकल लेखक अपने को अलग नहीं रख सकता है। हमारे देश में ही इतनी सारी घटनाएँ हो रही हैं, कहीं ग्रीन हंट के नाम पर आदिवासियों की हत्या हो रही है, कहीं लीचिंग हो रही है, मॉब लीचिंग हो रही है, किसी को जाति और धर्म के नाम पर अलगाया जा रहा है। लेखक उससे अलग नहीं रह सकता है और आज के लेखक नहीं है वो। जब हम उनके कविताओं को, उनके उपन्यास को, रचनाओं को देखते हैं तो वहाँ मिलता है कि अपने समय का जो वैचारिक संघर्ष है, जो जो अंतर्विरोध हैं, उसको आज के लेखक पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। हाँ, उन्होंने कोई बैनर नहीं लगाया हुआ है कि हम प्रगतिशील लेखक संघ में हैं, हम उस लेखक संघ में हैं, हम इस विचारधारा के हैं, उस विचारधारा के हैं। आज का लेखक अधिक आज़ाद है और अधिक रचनाकार है। एक अंतिम सवाल फिर से नीतीश कुमार पे मैं एंड करता हूँ कि जो आपने बात कही कि जिस तरह से कर्पूरी ने एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को आगे बढ़ाया, जेडीयू में आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा लीडर था जिसको कि उन्हें बैक करना चाहिए था? क्योंकि आज की तारीख में जो जेडीयू की लीडरशिप जो जिसमें संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी ये सब दिखते हैं, चूँकि आप इनर सर्किल और नीतीश की व्यक्तित्व को भी जानते हैं, क्या नीतीश कुमार सचमुच इन लोगों पर उतना ही ट्रस्ट करते हैं या फिर उन्हें किसी और व्यक्ति को आगे करना चाहिए था? करना चाहिए था। देखिए, वह नेता नहीं करता है, वह स्थितियाँ पैदा होती हैं। उसमें जो दूसरे नंबर जो लोग भी थे, इन लोगों में अपने भी गुण थे, जिन्होंने एक आप जब स्थिति पैदा कर दीजिएगा, किसी आप गार्डन में एक स्थिति पैदा कर दीजिएगा कि एक अनुकूलता, ऐसा पर्यावरण की स्थिति पैदा कर दीजिएगा, फूल खुद भी खिल उठेंगे। लेकिन आप उन पर सवार मत होइए, उन पर सवार मत होइए। कुछ पोटेंशियल भी तो होना चाहिए। जैसे बीजेपी ने माननीय सम्राट चौधरी को बनाया डिप्टी सीएम, लेकिन उनमें वो पोटेंशियल नहीं है जो सुशील मोदी में था। नहीं, मैं किसी इंडिविजुअल पर व्यक्तिगत रूप पर नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन अब हम अभी जदयू पर बात हो रही थी, तो जदयू में जो लोग थे, काम कर रहे थे, तो उनको खुद जैसे जिम्मेवारी देने के बाद होती है कि आप देखिए कि कौन जिम्मेवारी पूरा करता है और उसके बाद खुद उनको धीरे धीरे बढ़ने दीजिए, थोपिए किसी चीज़ को नहीं। तो आपसे मैं कहता हूँ कि देखिए, इनर डेमोक्रेसी हर पार्टी में कमज़ोर हुई है और इनर डेमोक्रेसी के कमज़ोर होने से यह इसका लिंक बना है। इसका हुआ कि जब दल बदल विधेयक कानून पास हुआ तो उसमें हुआ कि उस समय मधुलिमे ने चिंता जाहिर की थी कि यह कानून दलों के भीतर के जनतंत्र को खत्म कर देगा और दलों के भीतर का जनतंत्र सचमुच हर पार्टी में खत्म हुआ, न केवल जनता दल में। वह थोड़ा बहुत है अगर तो कम्युनिस्ट पार्टियों में है और भाजपा में है, थोड़ा सा अभी डेमोक्रेसी बची हुई है। जो भी भाजपा में भी मोदी जी के ज़माने में वो कमज़ोर हुई है थोड़ा, लेकिन फिर भी आज वहाँ कोई एक परिवार से नहीं हो रहा है। कुछ तो चुनाव होते रहते हैं, कुछ नियम कायदे बने हुए हैं कि इतने दिनों के बाद इन लोगों को हटाया ना है, वगैरह वगैरह। इन लोगों में हुआ कि नेता के इंडिविजुअल के प्रति समर्पण। लालू यादव जो करेंगे तो अब पार्टियों के अध्यक्ष नहीं होते, सुप्रीमो होते हैं। अब यह सुप्रीमोवाद कब से, अब सुप्रीमोवाद जब बढ़ेगा तो वह सुप्रीमो अपनी तबीयत से प्लांट करेगा नेता। कौन होगा? तो वह मेरा बेटा होगा। अगर आरजेडी में भी छोड़ दिया जाता तो कहाँ से तेजस्वी के लिए जगह बनती? यहाँ भी छोड़ दिया जाता। अगर वह भुंजा पार्टी न चली होती तो इन लोगों के चेहरे जो हैं वो कहाँ होते? ये तो अपने से, इसमें से कोई एक विधायक बनने लायक भी नहीं है, कोई नहीं है। तो भुंजा पार्टी में होता क्या? अशोक चौधरी कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो शाम में ऐसे ही चले जाते हैं, गपशप करते हैं, नीतीश जी भुंजा खा रहे होते हैं, हम लोग गपशप करके आ जाते हैं, तो उसमें 2-3 घंटे निकल जाते हैं। ठीक है, वह भुंजा पार्टी में केवल यह होता है कि ये कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, इसकी परीक्षा होती है। अच्छा। अब मैं सीधे चापलूसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन वो देखते हैं कि ये जो लोग हैं हमारे, जो ये कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, ये यही नहीं हुआ। यह जो आप देखिएगा कम्युनिस्ट शासन में या स्टालिन के इर्द गिर्द एक
वैसा यह बन गया। जो स्टालिन को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे उनको पर्जिंग करो, उसको हटाओ, उसको विनष्ट कर दो, मार दो। तो वो तो वहाँ भी हुआ। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेसी को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। डेमोक्रेसी का पहला पाठ है कि असहमति के प्रति आप आदर करते हैं या नहीं करते हैं। असहमति के प्रति आदर नहीं करते हैं, लेकिन जैनिज्म में एक यह है कि वो अनेकांत, सत्य एक ही नहीं है, एक रूप नहीं है, अनेकांत होता है। जैसे मैं एक कोई प्रेम कुमार मणि है तो वह किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का मित्र है। बिल्कुल। तो आदमी इंडिविजुअल प्रेम कुमार मणि एक ही है, लेकिन इसके सत्य के अनेक रूप हैं। तो कहते कि कोई एक सत्य स्थिर सत्य नहीं होता है। उसी तरह से उस स्यादवाद का यह किया कि कोई भी चीज, हर चीज को संशय की दृष्टि से देखो। कोई भी चीज यह चीज है नहीं भी हो सकती है। जब होगा ये राजनीति में होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो हमारी जो दर्शन परंपरा जो है वह सीखने के लिए बहुत कुछ देती है। और नेहरू जब लिटरेट थे, पढ़ते थे, जैसे अंबेडकर ने कहा कि राजनीति में भक्ति बहुत ही खराब चीज़ होती है। यह भक्ति कहाँ से आई? इस भक्ति को बहुत बल दे दिया दल बदल विधेयक ने। एक नेता अगर कुछ, एक विधायक अगर कुछ बोलता है, उसको सीधे पार्टी से अलग कर दो, वो उसकी मेमोरी खत्म कर दो। क्यों खत्म कर? अब उसकी मेमोरी खत्म कर दो। ऐसे हुआ कि आपको कहने के लिए 2/3 नहीं थे मेजोरिटी में, अकेले आप नहीं कर सकते। ये क्या तरीका हुआ भाई? तो आप कह रहे हैं कि कुल मिला के सारे राजनीतिक दलों में इस समय भक्ति काल चल रहा है। बिल्कुल भक्ति का दौर चल रहा है। और वह भक्ति का दौर इसलिए चल रहा है कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इनर डेमोक्रेसी जब दलों में खत्म हुई है, चिंता की बात है कि देश में भी डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो नीतीश कुमार भी उतने ही इंटॉलरेंट हैं या नहीं थे? यह बाद के दौर में बाद के दौर में ये कब, मतलब नहीं थे? 2010 के बाद की कब फेज है? सत्ता में आने के बाद जैसे जैसे मजबूत हुए। वो कहा था मैंने कि जैसे इंदिरा गांधी 72 के बाद एकदम लगा कि अब मैं हूँ, मैं जो कहूँगा मुखे कानून, मैं मेरे मुंह में ही कानून है, मैं जो कहूँगी वही कानून है, वही विचार है। सबसे पहले पीएन हक्सर को उन्होंने अपमानित किया था, उस सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। वो जो पीएन हक्सर को किस तरह से, जिन्होंने सचमुच मजबूत किया था इंदिरा गांधी के पूरे व्यक्तित्व को, सारे समाजवादी आदर्श उससे जो जुड़े गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ाव को, सोवियत संघ से जुड़ाव को, सारी पहल उनकी थी। उसको अपमानित करके निकाला गया। तो वहीं से शुरुआत हुई थी। तो यह होता है। आप देखिएगा कि अपने को स्थापित करने में स्टालिन ने क्या किया था? सबसे पहले वह किसी विरोधी को, कम्युनिस्ट विरोधी, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी को नहीं किया। सबसे पहले जो शहीद हुए ट्रॉट्स्की, उनके पार्टी के लोग, तो पार्टी के लोगों पर ही पहला हमला होता है। ये दुर्भाग्य है कि यह यहाँ हुआ है। नीतीश कुमार जी को नेहरू बनना था। नेहरू विरोधियों को सुनते थे और कहते थे कि मुझे देश में डेमोक्रेसी भी, आज़ादी। वो खुद भी चाहते थे नेहरू के जैसा बनना। नहीं, कुछ तो था। वह अब बात करते हैं तो वह दृश्य भी है कि मैंने फोन पटक दिया है और उसके बाद वो आए हैं बात करने। अच्छा, ये क्या घटना? यह भी जो उस समय रेल मंत्री थे, लेकिन कुछ बात हुआ, विवाद हुआ, फोन पटक दिया। उसके बाद मैंने फोन नहीं, आपने पटक, उन्होंने पटक दिया? मैंने पटक दिया। अच्छा। और उसके बाद थे कि अरे इतना क्या गुस्सा होना है मोदी जी। यह नीतीश कुमार भी थे, यह उनकी महानता भी थी कि आप अपने, जब कोई मतभेद होता है तो उसको वह स्वीकारते थे। वह छोटी छोटी बातों की खबर रखते थे। कहीं असहमति होती थी, वो असहमति की कदर करना जानते थे, खूब जानते थे। यह इसीलिए जब किसी में कोई एक साधु के पतन पर ज़्यादा चिंता होती है, ज़्यादा दुख होता है। तो नीतीश कुमार के पतन पर थोड़ा सा ज़्यादा दुख इसलिए होता है कि वो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इन सब के बावजूद नीतीश कुमार का होना, मैं पहले भी मैं कहते रहा हूँ कि होना इसलिए ज़रूरी है कि उनके न रहने पर उनका मूल्य आंका जाएगा। आज भी जो बिहार में जो नफरत की राजनीति अगर रुकी हुई है, मॉब लिंचिंग रुकी हुई है, भ्रष्टाचार सार्वजनिक रूप से
कुछ तो जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका सार्वजनिकरण नहीं हुआ है। लूट, जो ट्रेजरी की लूट होती थी, जैसे वह कुछ उसमें कमी आई, और उस पर एक कम से कम यह है कि छुप करके भले हो रहा हो, सार्वजनिक रूप से वह कहीं नहीं हो रहा है। तो नीतीश कुमार उसके लिए यह हैं। अगर यह नहीं रहेंगे तो वह दूसरे तरफ, देखिए, अच्छे का शत्रु बुरा नहीं होता है, अच्छे का शत्रु और अच्छा होता है। यह शर्ट जो आप पहने हुए हैं, वह शर्ट से अच्छा शर्ट आएगा, तब इस शर्ट को रिप्लेस करेंगे आप। तो वो अच्छे नीतीश कुमार से कोई अच्छा नेतृत्व होना चाहिए था उनको रिप्लेस करने के लिए, इसका अभाव मैं देख रहा हूँ। यह मेरे लिए थोड़ा दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार मनी साहब का, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार को अगर रिप्लेस होना है या रिप्लेस जब भी होंगे तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो नीतीश कुमार से बेहतर हो, उसके मापदंड जो हैं मूल्यों की और नैतिकता की कम से कम, और ख़ास करके कुछ जो मापदंड हैं वो उससे और बेहतर हो। और शायद यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खूबी भी है, उनकी खासियत भी है कि कम से कम एक जो मिनिमम नैतिकता का मापदंड है उसको नीतीश कुमार ने हमेशा मेंटेन रखा। ये अलग बात है कि बाद के दिनों में उनके ऊपर अब आरोप लग रहे हैं कि सत्ता कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में वो मुखौटा भी रहते हैं या नहीं रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टीट्यूट।